ठीक है, चले बेटा। हमारे पास ओ लेवल इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो पहले जरा पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास बेटा दो पेपर्स आते हैं, एक होता है आपका पेपर वन और एक आपके पास होता है बेटा पेपर टू। ठीक है, अच्छा अब पेपर वन और पेपर टू में डिफरेंस क्या है? पेपर वन इज एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। ठीक है, ये एमसीक्यूज यहाँ पे आपसे पूछता है, यहाँ पे 30 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और ईच एमसीक्यू कितने मार्क का होता है? 1 मार्क ईच, ऐसा ही। अच्छा जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन इस पेपर की है वो है 45 मिनट्स। 45 मिनट का मतलब क्या है? 45 मिनट का मतलब ये है कि आपके पास पौने 2 मिनट है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। सही, पौने 2 मिनट का मतलब ये कि 1 मिनट एंड 45 सेकेंड्स, ऐसा ही। इसका फर्दर मतलब ये है कि बेटा अगर आपका एक एमसीक्यू इतनी देर में नहीं होता, यू शुड लीव दैट एमसीक्यू एंड मूव टू द नेक्स्ट राउंड। कभी भी एक एमसीक्यू पे बैठ मत जाए कि अबे यार ये अब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, ऐसे नहीं करना। आपको एमसीक्यू नहीं समझ आ रहा, आपने टाइम दिया, लीव इट, आगे बढ़े। जब सारे एमसीक्यूज एक बार आपके हो जाएं, वापस आए उस एमसीक्यू के ऊपर, देखेंगे क्या आपको समझ नहीं है। अगर तो आ जाता है ठीक है, बिस्मिल्लाह टेक करें। अगर नहीं समझ आता, जो हम लोग स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या है? छोड़ के आ जाते हैं। बेटा ये बहुत गलत है। देखो मेरी बात सुनो, एक एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, यानी कि देयर इज अ 25% प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर करेक्ट होगा। 4 एमसीक्यू, 4 पार्ट्स है ना, 25% चांस है कि आपका आंसर करेक्ट होगा। छोड़ के कभी मत आओ, कोई भी मार्क कर दो, अल्लाह अकबर, टिक, रोकना नहीं। अगर आपने रोक दिया तो इसका मतलब है कि आपने वो 25% भी वेस्ट कर दिया जो आपको मार्क्स दिलवा सकता। एक चीज को समझें कि पेपर वन आपका ग्रेड बनाएगा। अगर आपका पेपर वन में ए है, पेपर टू के अंदर सी या डी या कोई अल्लाह ना करे बुरा ग्रेड भी आता है, तो पेपर वन आपको बचाएगा, आपके मार्क्स को बढ़ा देगा। सही है, तो पेपर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये है कि सर पेपर वन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वो मैं करवाऊंगा। सही है, साथ साथ हम लोग करते रहेंगे टॉपिक वाइज। मैंने जो नोट्स अपने डिजाइन किए हैं उनमें 5 बुक्स। पेपर वन ईयरली, पेपर टू ईयरली, पेपर वन टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब कि हर टॉपिक के उसके अंदर एमसीक्यूज। तो बेटा टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो उस बुकलेट के अंदर 1000 एमसीक्यूज प्लस। 1000 एमसीक्यूज का मतलब ये कि अगर आपने 1000 एमसीक्यूज कर लिए, तो यार एक बात बताएं, क्या 10% क्या 10 एमसीक्यू भी रिपीट नहीं होंगे? 10 एमसीक्यू तो कुछ भी नहीं है। एक मिनट यार, सर क्लास चल, एक सेकंड रुकिएगा सर। बेटा तो मैं ये बता रहा था कि यार अगर 1000 एमसीक्यूज की बुक है, 10 तो रिपीट होंगे। लास्ट ईयर 2023 में, या इस साल भी 2024 में, हमारे पास जो मेरे स्टूडेंट्स थे ओ लेवल वाले, उन्होंने ये टॉपिकल बुक की थी। जिन्होंने की थी उनको पता है, जिन्होंने नहीं की थी उनको नहीं पता। वही बच्चा बैठा हुआ था जो अभी एएस मुझसे यहाँ पे पढ़ रहा है, कह रहा है सर तकरीबन भी 15-20 एमसीक्यूज रिपीट हुए थे। अब रिपीट का मतलब ये नहीं है कि वो एज इट इज उठा के लिए, रिपीट का मतलब ये है कि 80% 85% वो चीज सेम है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस पता अपने आप से। तो बेटा इट इज मैंडेटरी फॉर यू गाइस कि जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, यू नीड टू अटेम्प्ट दोस एमसीक्यूज। ठीक है, घर पे करें, घर पे आप अपने टाइम निकालें और एक एक टॉपिक निपटाते हैं। तो ये बेटा आपका पेपर वन है। अब मैंने आपको बता दिया कि हम लोग किस तरह पेपर वन को प्रिपेयर करें। सही, अब बात करते हैं जरा पेपर टू। बेटा पेपर टू जो आपके पास है, यहां पर आपके पास दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है ये 30 मार्क्स का होता है, और ये 30 मार्क्स किस चीज के होते हैं? ये होते हैं डेटा रिस्पॉन्स। सही है, डेटा रिस्पॉन्स का मतलब एक केस स्टडी आएगी जहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी इकोनॉमी के बारे में, लोगों के बारे में, मुल्क के हालात के बारे में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेटा रिस्पॉन्स है 30 मार्क की सिंपल सी केस स्टडी हमारे पास होती है। सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चंस आते हैं और आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सही है, एक क्वेश्चन की चॉइस होती है, पर क्वेश्चन 20 मार्क का एक क्वेश्चन। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 3 × 20, तो ये कितने मार्क का सेक्शन है बेटा? 60 मार्क का। कोई मसले वाली बात नहीं, क्लियर है सारी कहानी। अच्छा,
अब बेटा हर क्वेश्चन के ना इन सेक्शन बी 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए जो बेटा आपके पास होता है ये 2 मार्क का होता है, पार्ट बी आपके पास बेटे 4 मार्क का होता है, पार्ट सी आपका 6 मार्क का होता है और पार्ट डी 8 मार्क। ठीक है, इस तरीके से एक मामला चल रहे होते हैं पार्ट ए बी सी डी। देखो पार्ट ए और पार्ट बी बहुत सिंपल है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि भाई डिफाइन पीईडी, डिफाइन डिमांड, डिफाइन सप्लाई, ये पार्ट ए आपका ऐसे आएगा। पार्ट बी में कैसे आएगा, एक्सप्लेन 2 रीजंस अफेक्टिंग डिमांड, 2 रीजन आपने बताया, 4 मार्क आपने गेन कर लिए। ठीक है, ये सिंपल है। तो चलो पार्ट सी और पार्ट डी ये थोड़े से मामला हैं, इसको जरा देखिएगा। बेटा पार्ट सी जो आपके पास आता है ना, ये यूजुअली अक्सर डायग्राम बेस्ड होता है, अक्सर डायग्राम बेस्ड। सही है। अब डायग्राम किस तरीके से बनती है, क्या होती है, हम लोग अपने कोर्स में थ्रू आउट सीखते रहेंगे। और एक चीज ये भी समझे, एक चीज ये, आपका नाम क्या है? असद, असद के हसन? असद, असद। एक चीज बेटे ये भी समझे कि जो 6 मार्क वाला क्वेश्चन है, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, वहां पर 4 मार्क्स आउट ऑफ 6 सिर्फ किसके हैं, डायग्राम। 4 मार्क्स आउट ऑफ 6 सिर्फ किसके हैं भाई, डायग्राम के, एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। सर ये कैसे होता है, क्या होगा, इसको हम लोग थ्रू आउट आहिस्ता आहिस्ता अपने कोर्स में सीखेंगे। पार्ट डी 8 मार्क वाला क्वेश्चन, बेटा 8 मार्क वाला क्वेश्चन जो आपका होता है ना, ये डिस्कस बेस्ड। डिस्कस बेस्ड का मतलब क्या है कि आपने पॉजिटिव्स एंड आपने नेगेटिव्स दोनों बताए। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं अरीशा डिस्कस whether you should stay in Pakistan or you should leave abroad, you should go to another country for studies। तो डिस्कस का मतलब क्या है कि आप पहले तो पॉजिटिव्स बताएंगी कि यार बाहर जाने से फायदा ये है कि बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, क्राइम रेट कम है, जॉब्स मिल जाती हैं। हाउ एवर यार मैं फैमिली से दूर हो जाऊंगी, यार मैं फ्रेंड से दूर हो जाऊंगी, मुझे वो आजादी नहीं मिलेगी बाहर जो मुझे यहाँ पे आजादी मिलती है। डिफरेंट सिनारियोज है ना। तो बेटा आपको डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स लिखने होंगे, फॉर में भी बात करनी है, अगेंस्ट में भी बात करनी है। बच्चे अक्सर आते हैं मुझे बोलते हैं सर आपके भाई ने ऐसा पेपर किया है, ये ना बस A स्टार पक्का है। अच्छा जी, कितना लंबा आंसर लिख के आए हो बेटा? और 2-2 पेज का आंसर लिख के आए हो। अब वो 2-2 पेज में पता है क्या लिखते हैं, वो सिर्फ फॉर की बात कर रहे होते हैं, अगेंस्ट की बात ही नहीं करते, या सिर्फ अगेंस्ट की बात कर रहे होते हैं, फॉर की बात ही नहीं करते। बेटा एक बात याद रखना, 8 मार्क वाला क्वेश्चन अगर आपका वन साइडेड रहेगा, आपने दूसरी साइड की बात नहीं की, मैक्सिमम आपको 5 मार्क मिलेंगे, 5 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो टू इन ऑर्डर टू गेन 8 out of 8 you have to be two-sided, you have to write a two-sided answer, benefits and drawbacks को। क्लियर है कहानी यहाँ पर, समझते हैं? अच्छा, लास्ट ईयर ब्रिटिश काउंसिल की वर्कशॉप थी, मैं वहां पे गया था, मैंने गोरे से कुछ 2-3 सवाल पूछे। अक्सर ये सवाल आपने अपने स्कूल टीचर से भी पूछे होंगे। मैंने गोरे से पहला सवाल पूछा, गोरे एक बात बताओ, इस डायग्राम मैंडेटरी, क्या डायग्राम बनाना जरूरी है इन अ क्वेश्चन? गोरे ने बोला इट इज नॉट नेसेसरी अंटिल आस्क्ड फॉर, यानी कि जब तक एग्जामिनर खुद ना बोले तब तक आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बट इन एन 8 मार्क क्वेश्चन, इन एन 8 मार्क क्वेश्चन आप लोग डायग्राम बनाएंगे। ये गोरा पागल है। गोरा पागल क्यों है? उसने हमें वहां पर 2 आंसर स्क्रिप्ट दी चेकिंग करने के लिए, एक में डायग्राम ना बनाने का कुछ नहीं था और एक में डायग्राम ना बनाने के मार्क्स काटे हुए थे। तो थोड़ा सा ये पागल है। ठीक है, आपने रिस्क नहीं लेना, आपने डायग्राम बनानी है, सिर्फ रेलिवेंट डायग्राम, ऐसे नहीं कि जो मूड हुआ आपने उठा के बना दिया। रेलिवेंट डायग्राम लाजमी 8 मार्क में बनेगी। ठीक है, दूसरा सवाल मैंने गोरे से पूछा कि गोरे एक बात बताओ, क्या कंक्लूजन देना जरूरी है इन एन 8 मार्क क्वेश्चन? कभी आपने ये सवाल पूछा अपने टीचर से? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं, कंक्लूजन देने का उन्होंने कहा है कि देना चाहिए? बेटा कंक्लूजन देना इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, गोरे ने ये बात बोली कि इफ योर स्टूडेंट लाइक्स टू वेस्ट टाइम, लिख ले फिर, लेकिन इससे कोई मार्क्स नहीं। सही है, अपनी खुशी के लिए लिखना चाहते हो ना, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लिख दो। सही है, लेकिन कोई मार्क्स नहीं है, तो जजमेंट पास ऑन करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। समझते हैं बात को? तो पॉजिटिव्स लिखे, नेगेटिव्स लिखे, खत्म, कोई जरूरत नहीं है आगे बताने की। फिर मैंने गोरे से पूछा, गोरे एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन A स्टार स्टूडेंट एंड अ डिस्टिंक्शन होल्डर?
क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है, ए लेवल में उसकी वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आई है, तो मुझे जानना तो था ना कि भाई वो ऐसा क्या करके आया है। कोरे ने बोला कि यार व्हेन एवर यू यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इन योर आंसर। अब रियल लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप कोक की बात करें, पेप्सी की बात करें। रियल लाइफ का मतलब ये है जिस तरह टर्की में अर्थक्वेक्स आए, बिल्डिंग्स गिर गई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया था। पाकिस्तान में फ्लड्स आए, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल। जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन आई, ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल। वेन एवर यू रिलेट योर आंसर टू द रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड का मतलब ये नहीं अपनी तरफ से मिसाल बना के बैठ जाए, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हैं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो यू हैव टू राइट फैक्ट्स एंड फिगर्स, तब जाके आप एग्जामिनर बोलता है कि आपकी डिस्टिंक्शन पक्की। ठीक है, हाँ, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। ये कुछ 3-4 सवाल थे जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर। कोई मसले वाली बात, क्लियर है सारी कहानी? बेटा ये बेसिक पेपर पैटर्न था आप लोग, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, और मैं आज क्लास को इतना लंबा नहीं रखूंगा, छोटा रखूंगा, ताकि आप लोग एक मरतबा एक रवानगी आप लोग की आना स्टार्ट हो। बेटा हम लोग बचपन से एक रट्टा मारते हुए आते, क्योंकि आप लोग तो खैर ग्रेड 9-10 से इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें एक रट्टा लगवाया जाता है कि डिमांड है तो नीचे आएगा, सप्लाई है तो ऊपर जाएगा। लेकिन हमें रिलेशनशिप नहीं पता, हमें गेम नहीं पता। A2 इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे कर्व्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को गलत प्रूव कर देते हैं, बट हम लोग तो वो ना लकीर के फकीर रट्टे मारे हुए होते हैं और हम लोग फंस जाते हैं फिर A2 में। हमें उस चीज से बचना है। उसके लिए मैं पहले जो चीज स्टार्ट करता हूं वो है गेम ऑफ रिलेशनशिप। बेटा गेम ऑफ रिलेशनशिप क्या कहती है आपको, यहाँ पे आइएगा। इधर मैं आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड आ गया। अगर मैं किसी जगह पे जाऊंगा तो वो भी उस जगह पे जाएगा, और अगर मैं किसी जगह पे नहीं जाऊंगा तो वो भी उस जगह पर नहीं जाएगा। अलीशा मुझे ये बताएं, क्या मेरे एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन? सेम, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। जब भी एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब दो कमोडिटीज में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। और जब भी दो कमोडिटीज में बेटे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जब भी दो कमोडिटीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, आपका कर्व हमेशा ऐसे अपवर्ड स्लोप में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे था, ये मेरा y था, ये मेरा x था। अगर बेटा मेरा y बढ़ रहा है तो मेरे x पे भी क्या इफेक्ट आ रहा है? रिलेशनशिप प्रूव हो गया, पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ पर मैं हूं और यहाँ पर एक लड़का है जिससे मेरी बहुत सख्त लड़ाई है। अगर मैं किसी जगह पे जाऊंगा तो वो उस जगह पे नहीं जाएगा, और अगर वो किसी जगह पे जाएगा तो मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा। आपका नाम क्या था? अयान। अयान, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट? ऑपोजिट। ऑपोजिट जाने का मतलब क्या, रिलेशनशिप कैसा आ गया? नेगेटिव। और जब भी दो कमोडिटीज के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो असर पॉजिटिव में अपवर्ड जाता है, नेगेटिव में कैसा आएगा? सिंपल है, कोई मसले वाली बात? बेटा हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने ये रिलेशनशिप के गेम याद करने हैं। पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउन। अच्छा बेटा, दो बड़ी क्रिटिकल बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। मेरा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो मेरे एक्स एक्सिस से टच नहीं कर रहा, आपने भी नहीं करना। सही है, आप लोग भी इसको टच नहीं करेंगे। मेरा जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो ऐसे थोड़ा सा गैप से बना, आप लोगों ने भी गैप से बनाना। वो यहां से कब बनेगा? सिर्फ चंद एक केसेस में बनेगा, मैं आगे जाके बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस क्या रखनी है? ऊपर से, कोई मसले वाली बात? क्लियर है सारी कहानी? चलो आ जाए बेटा, हम लोग जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं वो है डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या हो? डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी of a consumer to consume a certain good और a service। क्या कहता है बेटा? कहता है कि डिमांड किसी भी की बंदे की ख्वाहिश, उसकी खरीदने की चाहत, कि उसको खरीदना है, उसके पास पैसे हैं या नहीं है, वो बंदा क्या क्रिएट करता है? हमेशा डिमांड क्रिएट करता है। विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम अ सर्टेन गुड और अ सर्विस। समझते हैं बेटा ये आपको इस बात को? व्हाट इज गुड? गुड हर वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल गुड है, ये मोबाइल फोन गुड है, जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं टच कर सकता हूँ।
व्हाट इज सर्विस? सर्विस इज समथिंग विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड। अब मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ, क्या मेरे मुंह से सबटाइटल निकल रहे हैं? क्या आप सबटाइटल को पकड़ सकते हो? तो सर्विस कैन नॉट बी सीन, सही है। सर्विस इज अ नॉन टेंजिबल या इंटेंजिबल। समझते हैं बेटा बात को? तो डिमांड इज विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम अ सर्टेन गुड और अ सर्विस। अब बेटा डिमांड का एक लॉ फॉलो हो रहा होता है, लॉ ऑफ डिमांड। और ये लॉ ऑफ डिमांड हर बंदा समझ सकता है, ये एक लेमैन बंदा भी समझ सकता है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ती है, अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ती है तो असद एक बात बताएं, क्या आप उसे ज्यादा खरीदेंगे या कम? कम खरीदेंगे। क्यों? महंगा हो गया। महंगा होगा तो लोग उसे कम खरीदेंगे। तो बेटा आपकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा? कम हो जाएगी। और असद अगर किसी भी गुड की प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा भाई? मुझे एक बात बताएं, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट? ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। ऑपोजिट हमने पीछे देखा था, यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा आएगा नेगेटिव में? वो देखो डाउनवर्ड स्लोप है, ऐसा ही है चीज। यहाँ पे मैंने आ गई हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा डायग्राम को देखो, मेरे पास वाई एक्सिस पे आ गई प्राइस और एक्स एक्सिस पे आ गई क्वांटिटी। आयान रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव। तो कर्व कैसा बनेगा भाई? डाउनवर्ड स्लोप। कोई टेंशन वाली बात है? अब बात सुनना बेटा, इनिशियली ये प्राइस थी और ये इतना माल हमारा जो है वो मार्केट में लोग खरीद रहे थे। प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू, मैं कहां पर बैठा हुआ हूँ? पॉइंट ए को, सही है। बेटा अगर मेरी प्राइस लेवल कम हो जाती है फ्रॉम पी टू पी वन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी। क्वांटिटी मेरे पास कहाँ चली जाएगी बेटा? क्यू से क्यू वन। और बेटा मैं आ जाऊंगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कोई टेंशन वाली बात, कोई मसले वाली बात? अब इधर आप उलट कर लेते हैं बेटा, अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है फ्रॉम पी टू पी टू, अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है फ्रॉम पी टू पी टू, आपकी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? वो आप हो जाएगी फ्रॉम क्यू टू क्यू टू। और आप पॉइंट ए से उठ के कहां पे चले जाएंगे? पॉइंट सी पे। पहले आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे थे, यानी कि मूवमेंट अलोंग द कर्व। फिर आप पॉइंट ए से पॉइंट सी पे आ गए, मूवमेंट अलोंग द कर्व। कोई मसले वाली बात, कोई टेंशन वाली बात? बेटा डायग्राम बनाना जो है वो बड़ी भी तीर मारने वाली बात नहीं है। डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, इसको इम्पोर्टेंट, समझे? अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपने यूज करने हैं टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम। यहाँ पे आओ बेटा, सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो डिमांड आपकी ऐसे आगे पीछे हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? प्राइस की वजह से। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या चल रहा है? प्राइस। कोई मसले वाली बात? पहला पॉइंट मैंने असद क्या आइडेंटिफाई कर दिया कि प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड आगे पीछे हो रही है, ऐसा ही। अच्छा दूसरी बात, बेटा एक बात बताओ, क्या मेरे डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा है या फिर मैं एक ही लाइन पे ऊपर नीचे कर रहा हूँ? क्या मेरे डिमांड कर्व में ऐसे शिफ्ट आ रहा है या मैं एक ही लाइन पे आगे पीछे हो रहा हूँ? एक ही लाइन पे आगे पीछे हो रहा हूँ। तो बेटा दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व। अच्छा असद एक बात बताओ, असद नहीं सॉरी अयान, अयान एक बात बताओ, क्या सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड पे इफेक्ट आता है और कुछ हो सकती है चीजें? क्वालिटी और टेस्ट, भाई नहीं सप्लाई, उस पर बाद में बात करें। भाई सर्दियां आ रही हैं, लोग कॉफी पियेंगे या आइसक्रीम खाएंगे? कॉफी पियेंगे। तो लोग किस पे जाना शुरू हो गए? कॉफी पे। गर्मियां आ गई, लोग किस पे जाना शुरू हो जाएंगे? आइसक्रीम पे। यानी कि वेदर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। पैसा, इनकम, लोगों के पास कितनी इनकम है ये भी तो अफेक्ट करता है। तो बेटा एक बात मुझे ये बताओ, जितना मैंने अब तक लेक्चर दिया है, क्या कहीं भी मैंने टेस्ट, इनकम, वेदर, क्लाइमेट, इनके बारे में मैंने बात की है? इनके बारे में मैंने कोई भी बात नहीं की। यानी कि ये मैं अज्यूम कर रहा हूं
कि ये जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, जितने भी अदर फैक्टर हैं, सब क्या है बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, apart from one variable factor that is price, all other factors are constant. This is known as ceteris paribus. समझ में आई ये बात? ceteris paribus is an assumption जो कहता है कि यार सिर्फ एक फैक्टर के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सब क्या है बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट जो आपने आइडेंटिफाई करना है वो ये है कि ceteris paribus हो रहा है यहाँ पे। ceteris paribus क्या बोलता है? ceteris paribus कहता है कि अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, वन वेरिएबल फैक्टर जो यहाँ पे क्या है भाई अयान, कौन सा वाला फैक्टर वेरिएबल है, कौन सा फैक्टर वेरिएबल है डायग्राम में? क्या चीज ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रही है? क्वांटिटी तो ऐसे ऐसे हो रही है। प्राइस, दैट इज प्राइस। अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर दैट इज प्राइस, ऑल अदर फैक्टर्स यानी कि इनकम, टेस्ट, फैशन, ये सब क्या है बेटा, आर कांस्टेंट। इसे कहते हैं ceteris paribus। लास्ट बात बेटा, एग्जामिनर ना एमसीक्यूज में बच्चों को अल्फाजों में घुमाता है, बच्चों को अल्फाज में घुमा देता है। देखो एक बात याद रखना, जब भी मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है ना और प्राइस की वजह से अफेक्ट आ रहा होता है, यहाँ पे आप देखो आपकी डिमांड आगे जा रही है, यहाँ पर आपकी डिमांड पीछे आ रही है, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं लिखिए। मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रहा है, डिमांड आगे जा रही है या पीछे आ रही है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या लिखेंगे कि अगर तो वो बढ़ रहा है तो आप उसको बोलेंगे एक्सटेंशन, और अगर कम हो रहा है तो आप उसे क्या बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं। समझ गए बेटा बात? सारी बातें क्लियर है? कुछ पूछना है आप लोगों ने, एक मरतबा सुकून से देख लो, कुछ भी पूछना है तो पूछो, बाकी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करने की देख लें एक मरतबा सुकून से।